हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 देखेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत क्विकली इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं। 19th सेंचुरी से पहले क्या था कि बहुत छोटी छोटे पार्ट्स में डिवाइड थी। जो कोई भी किंगडम था या कोई भी कंट्री थी, खासतौर से यूरोप की बात है क्योंकि यूरोप से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। इंडिया का मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे इंडिया आज हम देखते हैं इंटीग्रेटेड तरीके से, तब इस तरीके से नहीं था। बहुत सारी रियासतें थीं, 500 से भी ज़्यादा। तो इन सब को मतलब मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर थे यूरोप में अलग अलग। तो उनको हटाकर उनकी जगह पर एक नेशनलिज्म जो है एक फोर्स की तौर पर खड़ा हुआ। तो उसी के बारे में ये पूरा का पूरा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पेव्ड द वे फॉर मॉडर्न नेशन स्टेट। तो क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ और वहीं से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, उसी ने एक रास्ता दिखाया। इट वॉज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये पहली एक एक्सप्रेशन थी जिस इस पूरे रिवॉल्यूशन ने ये दिखा दिया यूरोप को और बल्कि पूरी दुनिया को कि इस तरीके से भी आप एक नेशन के तौर पर भी उभर कर आ सकते हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, वो अगर एक साथ हो जाएं, यूनाइटेड हो जाएं, तो वो एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं और अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस आइडियाज़ लाइक, अब लोगों को जोड़ने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए कुछ सिंबल्स और एक आइडियोलॉजी की ज़रूरत हमेशा होती है। तो फ्रांस से ये बात बता रहे हैं कि वहाँ पर द फादरलैंड, ला पेट्रे वहीं के फ्रेंच टर्म हैं ये। ले सिटोयन, जैसे हमारे यहाँ पर भी एक अवधारणा भारत माता की आती है, ठीक है। राष्ट्रीय गान है, हमारा तिरंगा है, ये सारी चीज़ें हमें एक राष्ट्र के तौर पर, एक नेशन के तौर पर खड़ा करती हैं। तो वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें हो रही थी। न्यू ट्री कलर फ्रेंच फ्लैग आया, एक यूनिफॉर्म लॉ सभी के लिए फॉर ऑल, एंड फ्रेंच लैंग्वेज जो थी एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पर वहाँ पर आई। फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिक। 1792 में फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है जी। फिर 1792 के बाद कुछ टाइम तक ये रहता है लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पर आते हैं और 1804 में वो नेपोलियनिक कोड करके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पर लागू करते हैं। और उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी भी होती हैं, जिसे अभी हम देखेंगे। जैसे कि फ्यूडल सिस्टम जो था उसको वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। जो सामंतवाद था कि छोटे छोटे जो एक नोबेलिटी थी उनका ही राज चल रहा था, और ये सब। नेपोलियन सिंप्लीफाइड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको भी काफ़ी हद तक सिंप्लीफाइड किया जाता है। और फ्रीड पीजेंट्स, और जो सर्फडम स्लेव, और सर्फडम जो था जैसे यहाँ बंदिया मजदूर या ऐसी चीज़ें होती थी हमारे यहाँ पर। तो मैं इंडिया से रिलेट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तब आप ज़्यादा समझ पाएंगे इन टर्मों को। इनका एग्जैक्टली उनसे लेना देना कुछ नहीं है, बट कुछ जो मिलती जुलती चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ से रिलेट करके बता रहा हूँ। तो उनको फ्री किया गया। एंड मेनोरियल ड्यूज रिमूव्ड, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, जो आप वहाँ पर जो एसोसिएशन जो बनती थी, यूनियन जो थी, उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उनको भी काफ़ी हद तक रिमूव किया गया। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को काफ़ी हद तक अच्छा किया गया, इम्प्रूव किया गया। इंट्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मीज़र्स, एक तो करेंसी और वेट और मीज़र की एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म जो थी, मतलब समान कर दिया, यूनिफॉर्म सिस्टम कर दिया उन्होंने वेट एंड मीज़र्स का, जिससे बिजनेस करने में करेंसी बहुत सारी थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जोरवरीन करके एक बनाया था उन्होंने, तो वहाँ से उनकी पहले 30 से भी ज़्यादा करेंसी थी जो एक दो ही हो गई थी फिर। तो इन सारी चीज़ों से क्या हुआ, जो बिजनेस था वो बहुत आसान हो गया, और एक मिडिल क्लास जो थी अब वो धीरे धीरे इमर्ज होना स्टार्ट हो गई थी बहुत अच्छे से। फिर द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो फ्रांस से ये चीज़ें शुरू होती हैं और फिर पूरे यूरोप में आसपास में फैलना स्टार्ट हो जाती हैं। इन द 18th सेंचुरी जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप ऑल वर अंडर किंगडम्स ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंदर ये काम कर रहे थे। डिड नॉट हैव कॉमन, कोई कॉमन कल्चर नहीं था, उनकी कोई कलेक्टिव जो उनको एक होने का ऐसा एहसास दिलाती हो, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। जैसे आप मान लीजिए तिरंगा है या हमारा नेशनल एंथम है, तो ये चीज़ें चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी कम्युनिटी से हैं, आपकी कोई भी कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन है, लेकिन इन सब जब आता है, जैसे मान लीजिए हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर आप सिर्फ एक पहचान बचती है, वो इंडियन होना, और ये हमें एक नेशन के तौर पर खड़ा करती है। तो ऐसी जब पहचान कोई नहीं थी, या जब हमारे यहाँ रियासतें थीं,
तो उन सब में अलग अलग था सबके, कि हम कश्मीरी हैं, हम हैदराबादी हैं, तो अलग अलग जो भी ये रियासतें थी। लेकिन जब एक इंडिया एक नेशन बन गया तो फिर उसकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट होती है। तो तब तक ऐसा कुछ नहीं था, 19वीं सेंचुरी से पहले की बात कर रहे हैं। सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड आर्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास थी, जो अरिस्टोक्रेसी थी। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें एक चैप्टर भी है, आप वहाँ भी देखेंगे। 18 सेंचुरी के बाद से ही वो सब इंग्लैंड में और वहाँ पे फिर यूरोप में होना स्टार्ट हुआ था। नई नई टेक्नोलॉजी जब जो है इन्वेंट हुई, उसके बाद फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो गई, लोग माइग्रेट करने लगे और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक मिडिल क्लास इमर्ज हुआ वहाँ पर, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ उससे। अब फिर वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ तो वो थोड़े पढ़े लिखे और उनमें एक कॉन्शियसनेस आई कि हाँ भाई, हम लोग सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ टैक्स देने के लिए ही है, बल्कि हमें राइट्स भी मिलने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट। तो ये अवेयरनेस उनमें आती है वहाँ से। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी गेन पॉपुलैरिटी, और एक नेशनल यूनिटी मतलब आप एक राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय एकता की जो भावना थी वो जोर पकड़ना शुरू करती है अमंग द एजुकेटेड। और ये जो मिडिल क्लास, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये फिर एजुकेटेड हो गई, तो ये जब आप पढ़ लिख लेते हैं तो थोड़ा सा आप फिर इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। उससे पहले आप में इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती है कि आप अपने राइट्स के बारे में सोचें या बाकी किसी चीज़ के बारे में सोचें। मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। अच्छा, नेशनलिज्म भी आप देखेंगे शुरुआत जब इसकी हुई तो ये लिबरल था, मतलब उदार था काफ़ी, और बाद में जाके ये थोड़ा एक्सट्रीम होता है। तो लिबरल नेशनलिज्म का क्या मीनिंग है? आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी वर क्लोजली रिलेटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। आपने 3 टाइप की जो आइडियोलॉजी भी पढ़ी होंगी, जिसमें लिबरलिज्म है, रेडिकलिज्म है, या लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, तो वहाँ से ये लिया गया है। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, के हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए, और इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ये नहीं है कि जो फर्स्ट क्लास के जो लोग हैं या जो नोबिलिटी है, ठीक है, उनके लिए अलग लॉ हैं, और थर्ड क्लास के जो लोग हैं उनके लिए अलग लॉ हैं, ठीक है। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट। मार्केट्स में जो है उसमें फ्रीडम होनी चाहिए। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, स्टेट कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है वो सब एबोलिश होनी चाहिए, जो गुड्स एंड कैपिटल को मूव करने में जो टैक्सेस हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं कम होने चाहिए। ये सब जो है लिबरल नेशनलिज्म के अंदर आता है। इन 1834 जोल्वरीन वॉज फॉर्म्ड विच एबोलिश, तो जोल्वरीन फॉर्म किया गया, और जिससे क्या हुआ, जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे, क्या होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं बाउंड्रीज में, तो पहले हमारे यहाँ चुंगी सिस्टम होता था, आप अपने सामान को किसी भी गुड्स को लेकर जा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता था वहाँ पर। तो ये सब वहाँ पर है, तो जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे उन सबको ख़त्म किया गया। करेंसी जो बहुत सारी थी उनको, ये बता रहे हैं ओवर 30 से भी ज़्यादा थी, अब वो 2 पर ला दी गई, जिससे बिजनेस करना आसान हो। एंड फ्रेडरिक लिस्ट सेड दैट द एम ऑफ जोल्वरीन इज टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन, कि इकोनॉमिकली एक तो आइडियोलॉजी के तौर पर आप उन्हें एक कर रहे हैं, दूसरा इकोनॉमिकली भी आप उनको एक नेशन के तौर पर एक कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, यूनाइटेड कर रहे हैं। यही जोल्वरीन का क्या था, एम था। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, क्या होता है जब 1815 में वाटरलू का वॉर ऑफ वाटरलू होता है, नेपोलियन को ये हरा देते हैं, और उसके बाद दोबारा से जो कंजर्वेटिज्म है वो आ जाता है। क्योंकि आप देखेंगे ड्यूरिंग द राइन ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट एक थोड़ा सा, आप रिपब्लिक की तरफ तो नहीं कह सकते, लेकिन लिबरल कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे उन्होंने नेपोलियनिक कोड जो 1804 में लाए थे उससे काफ़ी हद तक चीज़ें आसान हुई थी। लेकिन दोबारा से वहाँ पर फिर कंजर्वेटिज्म फैलना स्टार्ट होता है। ये जो पूरी आइडियोलॉजी है जो ये चाहती है कि मोनार्की ही रहे, राजा ही रहे, वहाँ पर ऑटोक्रेटिक रोल वहाँ पर होता रहे। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, ये सब इसमें बताया गया है। कंजर्वेटिव बिलीव द मोनार्की चर्च सोशल हायरार्की, के जो मोनार्की है, राजा चर्च जो हैं, और जो सोशल हायरार्की बनाई गई है कि आप थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, ये सब जो लोग, नोबेलिटी, और उसके चर्च सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, ये जो बनाई गई है मोनार्की, नोबेलिटी, और फिर देन थर्ड स्टेट, ये बनी रहनी चाहिए। प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, और उनमें कि आप टैक्स देंगे, आप टैक्स नहीं देंगे, तो ये सब ऐसा प्रिजर्व होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। दोबारा से यही आइडियोलॉजी फिर आ जाती है। द यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, रसिया, नेपोलियन
को ये हराती हैं सब मिलकर। और ट्रीटी ऑफ वीना बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन होती है कब, 1815 में, आफ्टर द डेथ ऑफ, या उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं हराने के बाद ये नेपोलियन बोनापार्ट को। ऑस्ट्रियन चांसलर जो होते हैं ड्यूक मेटरनिक, वो इस पूरी की पूरी जो कांग्रेस होती है इसको होस्ट करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। द मेन एम ऑफ कांग्रेस वॉज टू रिस्टोर कंजर्वेटिव ऑर्डर, जो कंजर्वेटिव ऑर्डर था उसको दोबारा से इंस्टॉल करने की यहाँ पर बात होती है इसमें, कि जैसे पहले चला आ रहा था नेपोलियन बोनापार्ट से पहले या फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, और उसके बाद ऐसे ही चला आना चाहिए, वही जो बर्बन डायनेस्टी और वो सब रूल कर रहे थे उन्हीं को दोबारा से उनको देना चाहिए, ये सब उसमें फाइनलाइज होता है। एज ऑफ रेवोल्यूशन, अब जब एक बार लोगों ने रिपब्लिक वो हो गए, रिवॉल्ट कर दिया उन्होंने, और एक आज़ादी का, लिबर्टी का एक मज़ा उन्होंने चख लिया है, तो वो दोबारा से आप उन्हें बहुत आसानी से गुलाम नहीं बना सकते। तो उसके बाद जब ये होता है 1815 के बाद, तो लोग फिर रिवॉल्ट करना स्टार्ट करते हैं, ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि आसपास के जो और स्टेट्स थे और कंट्रियां थी उनमें। द फर्स्ट अपीवल टुक फ्रांस में ही होता है जुलाई 1830 में, विच स्पार्क एन अपराइजिंग इन ब्रसल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द, तो फ्रांस में शुरू होता है ये जुलाई 1830 में, जो दोबारा से जो रेवोल्यूशन की सीरीज है, और फिर इसके बाद जो बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स में स्टार्ट होता है, जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से ये अलग हो जाते हैं। फिर ग्रीस भी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए वॉर स्टार्ट कर देता है, रेवोल्यूशन कर देता है, 1821 में स्टार्ट होता है, और फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में होती है। ठीक है, ये जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में होती है, और ग्रीस को भी एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है, कब, 1832 में। देन द इमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग, अब नेशनलिस्ट फीलिंग इमर्ज होती हैं, उभरती हैं। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया, आप देखिए नेशनलिस्ट फीलिंग इकोनॉमिकली तो जोल्वरीन क्रिएट करता है वहाँ पर जर्मनी में खास तौर से, लेकिन कल्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इनको एक सूत्र में बांधने के लिए, एक धागे में पिरोने के लिए। रोमांटिक आर्टिस्ट, पॉइट्स जो होते हैं वो बहुत ग्लोरीफाई करके इन सारी चीज़ों को दिखाते हैं, ऐसे गाने, ऐसी पेंटिंग बनाई जाती हैं जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति और जो है नेशनलिज्म की जो एक फीलिंग है वो इमर्ज हो, उभरे। जोआन गॉटफ्राइड हर्डर क्लेम दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड, कॉमन पीपल जो हैं वो ही एक्चुअली में सही में उस कल्चर को उनको पहचानना चाहिए, अपनाना चाहिए। पोलैंड बिगिन टू यूज़ लैंग्वेज एंड म्यूज़िक एज ए वेपन, और पोलैंड में मतलब डिफरेंट जो वहाँ ये सारी यूरोप की कंट्री हैं, लैंग्वेज से, म्यूज़िक से वो अपने यहाँ लोगों में जो नेशनलिस्ट फीलिंग है उनको बढ़ा रही हैं। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, अब वहाँ पर जैसे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहाँ पर चल रही है, साथ के साथ लोग माइग्रेट कर रहे हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो इससे लोगों में और ज़्यादा गुस्सा होता है और वो रिवोल्यूशन और तेज होता है, क्योंकि जब लोग भूखे रहते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है वो रिवोल्यूशन को जन्म देती हैं ये सारी चीज़ें। द 1830 वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, 1830 में आप देख रहे हैं फ्रांस में भी सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, ये बहुत इकोनॉमिकली भी बहुत हार्ड था यूरोप के लिए, ख़ास तौर से जो रूरल एरिया से माइग्रेट कर रहे थे लोग, और वहाँ पर बहुत भीड़ थी, फिर शहर में जब आ गए लोगों के पास रहने के लिए नहीं है, काम नहीं है। द मिजरी ऑफ द वर्कर, टाउन में जो वर्कर्स थे वो बहुत ही बुरी हालत में थे। 1848 एक्यूट फूड शॉर्टेज हो गई, वहाँ पर खाने की बहुत कमी, और अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया चारों तरफ। फोर्स द फ्रेंच पीपल टू रिवॉल्ट, और ये फोर्स करता है फ्रांस के लोगों को, जो राजा है, मोनार्क है, उसके खिलाफ। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू अडल्ट मेल्स अबव, और इसे देखते हुए जो भी मेल्स हैं जो 21 से ज़्यादा के हैं उनको एक वोटिंग राइट दे दिया जाता है, और राइट टू वर्क की भी गारंटी दी जाती है, इससे ही वो थोड़े शांत हो जाते हैं फिर वहाँ पर। Then 1848 the revolution of the liberals in different parts of Europe, liberal middle class demanded for a nation state based on constitution, वो ये मांग करते हैं कि भाई अपनी मर्जी से आप नहीं चलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए प्रॉपर, और हमें उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यूनियन बनाने के लिए, ये सब
इन जर्मन रीजन लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन बनती हैं और फ्रैंकफर्ट में, एंड डिसाइड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली क्रिएट करने के लिए वो वोट डालती हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ये एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे जर्मन के लिए, जर्मनी के लिए, एंड हेडेड बाय अ मोनार्की, कि मोनार्की हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, और ये भी पार्लियामेंट से पूछकर ही अपना काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही अपना काम करेगी। फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ किंग जो प्रशिया के थे, उनको ऑफर किया जाता है ये क्राउन कि भाई आप मोनार्की रहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक पार्लियामेंट होगी और आपको ऐसे काम करना होगा। अब कोई भी राजा नहीं चाहता कि पार्लियामेंट के नीचे काम करे या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे, तो वो इस ऑफर को ठुकरा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और बाकी जो भी मोनार्की थे, बाकी के जो और राजा थे जिनके खिलाफ रेवोल्यूशन हो रहा था, वो उनसे जाके मिलते हैं कि भाई इनको कैसे रोका जाए। इन सब में इश्यूज ऑफ पॉलिटिकल राइट टू वुमेन, वुमेन्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है, और पेपर के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से वुमेन फेवरेट टॉपिक होती हैं जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। अच्छा, लिबरल जो थे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कह रहे थे, लेकिन इन्होंने कभी खुलकर ये नहीं कहा कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट मिलनी चाहिए, बल्कि वुमेन्स को अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ा, इसलिए ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें यहाँ पे कही हैं इन्होंने। वोमेन फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन उन्होंने बनाई अपने न्यूज़पेपर, और उनके लेवल से उन्होंने अपने मुद्दे उठाए और पॉलिटिकल मूवमेंट को क्रिएट किया वहाँ पर। ठीक है। इन 1848 लिबरल मूवमेंट वर सप्रेस्ड बाय द कंजर्वेटिव जो थे, उन्होंने उसको सप्रेस कर दिया। सर्फडम, बाउंडेड लेबर, ये सब हटा दिए गए। हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड रसिया में जो है हंगरी और ये सब आते थे इसके अंदर, हैब्सबर्ग करके जो ये डोमिनियन स्टेट है। रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी, हंगेरियंस को उन्होंने और ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी 1867 में। ऑस्ट्रिया हंगरी जो था, ये पूरा रीजन था जो इसके अंदर आ जाता है हैब्सबर्ग एम्पायर के। देन आता है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली यूनिफिकेशन। अब इन दोनों की यूनिफिकेशन किस तरीके से होती है, जर्मनी की देखेंगे हम और इटली की भी। 1848 द मिडिल क्लास ऑफ जर्मनी ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन। तो जैसे मैं बता रहा था कि छोटे छोटे पार्ट्स में, कैंटोन्स में, और इन सब में ये डिवाइडेड थे पहले। 48 में ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। प्रोसिया चीफ मिनिस्टर जो थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जर्मनी की यूनिफिकेशन में, एक करने में, एकीकरण जो हुआ जर्मनी का। ये पूरे आर्किटेक्ट थे। हमारे यहाँ पर अगर देखें यूनिफिकेशन जो हुआ है इंडिया का, तो वो सरदार पटेल जी ने किया है, और उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इसीलिए। द ऑस्ट्रियन टेरिटरी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जर्मन कन्फेडरेशन, तो ऑस्ट्रिया की जो थी उसको हटा दिया गया, वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया, और एक जर्मनी को एक यूनाइटेड जर्मनी बनाने की तरफ एक प्रोसेस चल रहा था। ऑन 18 जनवरी 1871 द असेंबली प्रोक्लेम्ड न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय केजर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रुशिया, और 18 जनवरी 1871 में उन्होंने यूनाइटेड जर्मनी की घोषणा कर दी, प्रोक्लेम कर दिया उन्होंने, और इसके जो हेड थे वो कौन बने, केजर विलियम फर्स्ट जो थे। देन यूनिफिकेशन ऑफ इटली में देखते हैं। इटली वॉज डिवाइड इंटू 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी की अगर बात करें, अलग अलग। ओनली सर्डेनिया पाइडमोंट वॉज रूल्ड बाई इटालियन प्रिंसली स्टेट्स, तो 7 में से एक थी ये सर्डेनिया पाइडमोंट, भी एक स्टेट था वहाँ का, और इस पर जो थे वो इटालियन प्रिंसली स्टेट था, मतलब वो राज करते थे। अब इसमें 2-3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जोसेफ मैजनी हैं एक, तो ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। जोसेफ गैरिबाल्डी हैं, और काउंट कैमिलियो डी कैवेर हैं, इनके नाम और ये क्या क्या थे अभी नीचे देखेंगे। जोसेफ गैरिबाल्डी हैज़ बीन कॉल्ड द हीरो ऑफ टू वर्ल्ड्स, हीरो ऑफ टू वर्ल्ड्स इनको कहा जाता है। इन 1861 विक्टर एमिनल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड यूनाइटेड इटली का 1861 में उनको राजा बनाया गया, हालांकि कुछ हिस्सा बच गया था, और 1871 में फाइनली वो यूनाइटेड होती है जो इटली है सही मायने में। और जो काउंट कैमिलियो डी कैवेर थे, इनको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है इटली का। और जोसेफ मैजनी जो थे ये भी रेवोल्यूशनरी ही थे, इनके बारे में भी आप देखेंगे। द ग्रोथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन,
ग्रेट ब्रिटेन क्या था जी, इसको देखिए अब जरा, दोनों की आपने देख लिए हैं। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन, 18 सेंचुरी से पहले कोई ऐसी खास पहचान नहीं थी कि ये ब्रिटिश हैं और ये सब है। सब लोग वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से, चाहे वो इंग्लिश हैं, वेल्स हैं, स्कॉट हैं, आयरिश हैं, सब रहते थे। द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फॉर मोनार्की, 1688 में उन्होंने पावर वहाँ से सीज करी, एंड अ नेशन स्टेट ऑफ इंग्लैंड इमर्ज हुआ जी। द एक्ट ऑफ यूनियन आता है फिर 707 में, इसको ध्यान रखिए। एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में ये हो गया कि आप हमारे साथ रहेंगे, मतलब उन्होंने ये साइन कर दिया। आयरलैंड वाज इंक्लूडेड यूनाइटेड किंगडम में, फिर आयरलैंड को भी इंक्लूड किया गया। द सिंबल आ गए फिर, जैसे ब्रिटिश फ्लैग थे वही एक करने के लिए, एक कॉमन पहचान, कॉमन आइडेंटिटी बनाने के लिए नेशनल एंथम आ गया जिसका नाम था गॉड सेव आवर नोबल किंग। और एक इंग्लिश लैंग्वेज जो थी उसको काफ़ी स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया या प्रमोट किया गया। विजुअलाइजिंग द नेशन, आर्टिस्ट इन 1890 सेंचुरी फाउंड अ वे ऑफ पर्सोनिफाइंग नेशन को, वो एक पर्सन के तौर पर और ख़ास तौर से एक वुमेन के तौर पर उन्होंने बताना शुरू किया, फीमेल फिगर्स के तौर पर। ठीक है, इन फ्रांस, जैसे भारत में भी फीमेल फिगर्स को ही पर्सोनिफाई किया जाता है। इन फ्रांस फीमेल एलिगरी का जो नाम था वो क्या था जी, क्रिस्चन मैरियनी। और जर्मेनिया था जर्मनी का। तो ये इनके एक तरीके, जैसे हमारे यहाँ भारत माता है तो जर्मनी नेशन में वो कैसे क्रिएट हुई, जर्मेनिया के नाम से, या वहाँ क्रिश्चियन मेरियन है, ये सब। फिर नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म को देखते हैं। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी द नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट को वो नहीं रख पाया। द नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट हो गए वो, मतलब दूसरे की चीज़ों को सहन करने का उनका जो एक स्वभाव था वो चेंज होने लगा विद ईच अदर, एक दूसरे से, और वॉर स्टार्ट हो गया जी फाइनली। तो जो मैं बता रहा हूँ, शुरू में ये काफ़ी ज़्यादा लिबरल थे, लिबरल नेशनलिज्म था, लेकिन बाद में ये एक्सट्रीम होने लगा। और बाल्कन एक ऐसा रीजन था, बाल्कन रीजन को पाउडर कैग ऑफ यूरोप भी बोला जाता है। पाउडर कैग होता है एक बारूद से भरा हुआ कोई जो ढेर होता है या ड्रम होता है, तो इसको ये बाल्कन्स ऐसा ही था कि बारूद है, बस एक चिंगारी लगाने की और पूरा यूरोप जलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। इस पार्ट पर कब्जे के लिए सभी लोग लड़ रहे थे और बाद में धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है जी। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, MCQs टाइप के। विच कंट्री बिकेम फुल फ्लैज टेरिटोरियल स्टेट, यूरोप में सबसे पहले फ्रांस ही थी जो एक नेशन के तौर पर उभरी 1789 में। एंड व्हेन वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, कब नोटिस किया गया, यही फ्रांस में अभी 1789 में। विच वन लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज वहाँ पर ज़्यादा, तो फ्रेंच लैंग्वेज थी, ले सिटोयन और पेट्रिया फादरलैंड और सिटीजन, ये सब वहाँ पर हुआ। विच न्यूली डिज़ाइन फ्लैग था, ट्री कलर फ्लैग था फ्रांस का। ठीक है, व्हेन वाज फ्रांस डिक्लेयर्ड रिपब्लिक, कब बताया गया जी, 1792 में डिक्लेयर किया गया। सिविल कोड जो था 1804 का, नेपोलियनिक कोड जो था वो कौन लाए उसको, नेपोलियन बोनापार्ट लाए डेफिनेटली। इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई, 1815 में, जब वो हार जाते हैं जो नेपोलियन बोनापार्ट हैं। उसके बाद कांग्रेस होती है और कांग्रेस की बैठक होती है, मतलब जो भी होते हैं उसको हेड किया था, अभी बताया था हमने। ठीक है, विच रीजन इज रूल्ड बाई हैम्सबर्ग, तो हंगरी और ऑस्ट्रिया ये दो थे। लिबरल नेशनलिस्ट मेनली बिलोंग टू विच क्लास को बिलोंग करते थे वो, एजुकेटेड मिडिल क्लास को। ठीक है, वेयर वॉज फर्स्ट अपीवल टुक प्लेस, सबसे पहले फ्रांस में ही सारी चीज़ें ये शुरुआत हुई, चिंगारी भड़की। विच कंट्री हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी, तो ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अधीन था 15th सेंचुरी से, सिंस द 15th सेंचुरी। उसके बाद में ये आज़ाद होता है वहाँ से।